हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है अमित गुप्ता और समीर मेहता की। दोनों के दोनों स्टेप डाउन कर रहे हैं बोर्ड से। अब ये ना सीईओ हो गए ना सीएमओ होने वाले हैं। कंपनी का आईपीओ आने वाला है, 30 दिन से भी कम रह गए हैं और 1500 करोड़ रुपया कंपनी रेस कर रही है। और इन बिटवीन ये अनाउंसमेंट देखने को मिलती है। इन्वेस्टर के लिए सही सिग्नल नहीं है भाई। अगर कंपनी के प्रमोटर्स, कंपनी के फाउंडर, को फाउंडर कंपनी छोड़ के जा रहे हैं आईपीओ से पहले, तो कुछ ना कुछ तो बड़ा हो सकता है। बाकी अपग्रेड की बात करके चले तो पहले वो अनअकैडमी को खरीद रहे थे, रिपोर्ट्स कह रही थी। अब कहा जा रहा है कि वो बायजूस को भी खरीद सकते हैं। बायजूस का इंसॉल्वेंसी चल रही है, मतलब नीलामी हो रही है एक तरह से, हम मान के चलो उसको सब खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। राजन पाई ग्रुप भी इस रेस के अंदर है और अब रॉनी स्क्रू वाला की अपग्रेड भी इस लिस्ट के अंदर आ गई है। लेट्स सी क्या होता हुआ दिखाई देता है। पहले 13 नवंबर डेट रखी गई थी बट उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 15 दिसंबर तक। देखते हैं क्या बायजूस अपने कंपनी को बचा पाते हैं, कई इन्वेस्टर से पैसा ला पाते हैं या फिर कोई और उसको खरीद लेता है। और कौन खरीदता है क्लियर तो दिखाई दे रहा है। अगर रॉनी स्क्रू वाला खरीदे या फिर राजन पाई खरीदे, मणिपाल ग्रुप वाले, कंसोलिडेशन तो दिखाई देगा ही कि एक ग्रुप के पास में एजुकेशन की पावर बढ़ती हुई दिखाई देगी। बाकी ईज माई ट्रिप की बात करके चले, 36 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया Q2 के अंदर। भाई ये एक ट्रेंड बन गया है इनका। अगर देखा जाए तो इनका एयर टिकट रेवेन्यू 22% घटता हुआ दिखाई दिया है, जो कि इनका कोर बिजनेस हुआ करता था। अब जो होटल पैकेजेस, बुकिंग वगैरह वगैरह शुरू किया है, वहां से ठीक है रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं इनका कोर बिजनेस खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस को भी 6% से बढ़ाया है। कंपनी के एम्प्लॉय बेनिफिट्स भी बढ़ते हुए दिखाई दिए, बट कंपनी की जो इनकम है वो घटती हुई दिखाई दी है। तो दिस इज नॉट अ गुड साइन। आज से कुछ टाइम पहले मैंने केस स्टडी बनाई थी जहां पर बताया था कि भाई ईज माई ट्रिप का हाल थोड़ा सा बुरा हो रहा है। आप देख लेना उस वीडियो को, आपको समझ में आएगा कहानी कितनी बुरी चल रही है ईज माई ट्रिप की। जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया था बहुत ज्यादा पैसा लूज कर दिया है। आज कंपनी 1 रुपया कमाने के लिए 1 रुपया 2 पैसा खर्च करती है। जब तक ये स्टार्टअप होता है, इन्वेस्टर का पैसा होता है ना, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। बट अब तो भाई रिटेल के अंदर पैसा लग गया है। फर्स्ट क्राई की बात कर लो, 50 करोड़ से ज्यादा लॉस रिपोर्ट किया है उन्होंने Q2 के अंदर। एक अच्छी बात यह है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 10% ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। हाँ, जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू है उसके अंदर इंटरेस्ट इनकम भी है, बट फिर भी ओवरऑल इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। कंपनी ने अपने लॉसेस को भी घटाया है। कंपनी एबिटा पॉजिटिव है 111 करोड़ के ऊपर, बट फिर भी कंपनी ओवरऑल देखा जाए तो लॉस ही रिपोर्ट कर रही है। और भाई ये लिस्टेड कंपनी है, अगेन रिटेल इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ है। लीचेस की बात कर लो, 218 करोड़ का लॉस इन्होंने भी रिपोर्ट किया फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। ये लिस्टेड नहीं है बट जल्दी ये भी लिस्टेड होते हुए दिखाई देंगे। अच्छी चीज ये है कंपनी का एक्सपेंस बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दिया है, फ्लैटर है, मात्र 1.4% से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। बट कंपनी के ऑपरेटिंग रेवेन्यू 16% से बढ़ते हुए दिखाई दिए है, जिसके चक्कर में कंपनी ने अपने लॉसेस को भी 27% घटाया है। तो एक डायरेक्शन सही दिखाई दे रही है। बट अगर इन्वेस्टर के पैसे लगे हैं तो, अगर रिटेल के लगते हैं पैसे तो भाई अच्छी बात नहीं है। बाकी भाई वीडियो बजाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्लियर कह दिया है कि भाई जो रैपिडो है, उबर है, ओला है, इन सब की बाइक टैक्सी नहीं चल सकती। दिस इज इलीगल नाउ। बीच में बहुत सारे बवाल हो रहे थे, कभी हो रहा था हाँ भाई चला सकते हो, ईवी वाली चला सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। बट कर्नाटका हाईकोर्ट ने क्लियर किया है, जो 1988 का मोटर व्हीकल एक्ट है उसके अंदर जो बाइक्स होती है उसकी डेफिनेशन मोटर कैब नहीं है। ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल है बट ये पैसेंजर व्हीकल नहीं है। इसको हायर के लिए या फिर रिवॉर्ड के लिए नहीं यूज किया सकता। तो क्या अब ये वाला रूल पूरी इंडिया के अंदर फैलता हुआ दिखाई देगा? हर स्टेट ऐसा कुछ करेगी? क्योंकि भाई मेरे हिसाब से बहुत कन्वीनियंट है। मैंने भी पिछले 6 महीने में 1-2 बार यूज करी है। ये जो रैपिडो की बाइक आती है मेरे लिए कन्वीनियंट रही है। हाँ ठीक है, रिस्की है, बंदा हेलमेट नहीं पहनता, कई बार हेलमेट की हालत बुरी होती है, रेड लाइट जंप करते हैं, बट जहां पर ट्रैफिक होता है वहां पर कन्वीनियंस भी मिल जाती है। इसके अलावा ब्लू स्मार्ट कार्स की बात करके चले तो सिग्नो ड्राइव उनकी 4000 गाड़ियां ले रहे हैं 2 साल के लिए। ये लीज पे लिया जा रहा है, जहां पर 16,000 रुपए एवरेज एक गाड़ी का ये देंगे। 18 महीने का लॉक इन पीरियड रखा गया है कि भाई कुछ भी हो जाए 18 महीने के तो पैसे आपको देने ही पड़ेंगे। मतलब 154 करोड़ रुपीस इनके पास आते हुए दिखाई देंगे। जेंसॉल ग्रुप की पहले ही इंसॉल्वेंसी चल रही है, तो ये जो न्यूज निकल के आई है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग के अंदर किसी न किसी को तो फायदा करेगी। इसके अलावा इंडिया के टॉय एक्सपोर्ट्स की बात करके चले तो उनका ऑर्डर 50% नीचे जाता हुआ दिखाई दिया है। जो अभी यूएस टैरिफ लगे हैं ना, उसकी वजह से डिमांड घटती हुई दिखाई दी है। 25% टैरिफ लगाया गया था 1 अगस्त को,
उसके बाद उसको 50% बढ़ा दिया गया है रशियन ऑयल के चक्कर में, और ये अमाउंट बहुत बड़ा है। पहली बात, हमारी करेंसी का हाल बुरा दिखाई दे रहा है, ऊपर से टैरिफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके चक्कर में बहुत सारे एक्सपोर्टर्स को नुकसान देखने को मिल रहा है। अगर आप चार्ट देखोगे तो क्लियर दिखाई दे रहा है, जो क्रिसमस फेस्टिवल्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा डिमांड दिखाई देती है। यूएस के अंदर आप देखो मेजर जो पोर्शन है वो क्रिसमस से ही निकल के आ रहा है। तो क्रिसमस के अंदर जो टॉयज वाले हैं वो बहुत खतरनाक तरीके से एक्सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट टॉयज की बात नहीं करेंगे, सारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स भाई एक्सपोर्ट होते हुए दिखाई देते हैं, और क्रिसमस में ही मेजर सेल दिखने को मिलती है। तो जो लोग एक्सपोर्टर है गिफ्ट आइटम या टॉयज इस टाइप की चीजों के, बताओ भाई मुझे डेटा कमेंट सेक्शन के अंदर, क्या सीन है मार्केट के अंदर, रियलिटी क्या है? ये तो डेटा तो बता रहा है रियलिटी, बट एक्चुअली क्या होता है? क्या कंपनीज पहले ही कर लेती है ऑर्डर? क्योंकि देखो टैरिफ जब लगा, टैरिफ की कहानी पहले ही सुनने में आ गई थी, तो जिनको क्रिसमस को बेचने के लिए सामान चाहिए था उन्होंने क्या पता उससे पहले ऑर्डर कर दिया। बाकी हमारी आरबीआई ने ट्रेड रिलीफ की बात करी है एक्सपोर्टर्स के लिए। सबसे पहली चीज उन्होंने बोली है कि 3 साल तक आप एडवांस पेमेंट लेके काम कर सकते हो। मतलब अगर आज मैंने आपको पेमेंट दे दी है, 3 साल तक कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को माल सप्लाई करते रहना। तो ये जो टैरिफ वाला चैलेंज है ना, उस चीज को टैकल किया जा सकता है, जहां पर भाई बिल तो पुराना ही हो रखा है ना। इसके अलावा जिन एक्सपोर्टर्स को ग्लोबल टैरिफ की वजह से नुकसान देखने को मिला है, उनको लोन रीपेमेंट और इंटरेस्ट के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी, अगर सितंबर से दिसंबर की बात करके चले तो। इसके अलावा जो क्रेडिट टर्म्स है एक्सपोर्ट के लिए उसको भी बढ़ा दिया गया है, 270 दिन से 450 डेज पे ले गए हैं लोन पीरियड की बात करके चले, जो कि अगेन बहुत अच्छी चीज है। अब ग्राउंड पे क्या चीजें होती है वो बात की बात है, ऑन पेपर तो चीजें सुनने में अच्छी लग रही है। बाकी आरबीआई ने गवर्नमेंट बॉन्ड भी परचेज करने शुरू कर दिए हैं। 6 महीने से कुछ नहीं कर रहे थे भाई, ये अचानक ही खरीदने इन्होंने शुरू कर दिया है। अगर आप देखोगे ना, बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो रही है। पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि हमारा इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल हो गया है, इनफैक्ट रिटेल इन्फ्लेशन तो नेगेटिव दिखाई दे रहा है। और उसके बाद में आरबीआई अब ये बॉन्ड खरीद रही है ताकि मार्केट में बैंक्स में पैसा इंजेक्ट किया जा सके। इंजेक्ट करेगा तो क्या पता लोग पैसे ले लेंगे, पैसे ले लेके चक्कर में खर्चा करेंगे, इकोनॉमी रिवाइव होती हुई दिखाई देगी। बाकी जो बैंक की क्रेडिट ग्रोथ है वो बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही, वो घटती हुई दिखाई दी है। अक्टूबर के महीने पे 11.3% पे पड़ गया है। तो कहीं ना कहीं शायद गवर्नमेंट को ऐसा कुछ लग रहा है कि भाई मार्केट में थोड़ा पैसा दिया जाए ताकि मार्केट में थोड़ी हलचल आए। अभी के टाइम पे लोग बैंक में ज्यादा डिपॉजिट कर रहे हैं, लोन कम ले रहे हैं। मुझे उम्मीद थी फेस्टिव सीजन था तो इसके अंदर लोन नंबर बड़ा दिखाना चाहिए था, बट लोन नंबर बड़ा नहीं दिखाई दिया। बाकी इंडिया वर्ल्ड का 3rd बिगेस्ट गोल्ड ईटीएफ इन्वेस्टर बन गया है। अच्छी बात है भाई, गोल्ड बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और लोगों को समझ में आ रहा है गोल्ड में इन्वेस्ट करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर कंपैरिजन वाइज देखा जाए, नंबर 1 पे यूएस बैठा है $6.33 बिलियन के ऊपर, अक्टूबर के महीने की बात कर रहे हैं। चाइना बैठा है $4.51 बिलियन के ऊपर, और इंडिया की बात करके चले तो हम बढ़ने के बाद $849.8 मिलियन के ऊपर पहुंच गए, अगर मैं महीने महीने की बात करके चलूं तो। दूसरी साइड पे जो यूरोप हो गया, यूके हो गया, जर्मनी होगा, वहां के इन्वेस्टर्स ने विड्रॉ करना शुरू कर दिया। मतलब गोल्ड ईटीएफ बेचो, इस टाइम पे अच्छा रेट है, निकालो। बाकी कहीं ना कहीं गोल्ड के प्राइसेस में करेक्शन तो देखने को मिल रही है। इसके अलावा इंडिया की ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स की बात करके चले तो वो भी 31% घटता हुआ दिखाई दिया अक्टूबर के महीने के अंदर। इसके भी रीजन यही कहे जा रहे हैं कि भाई इस टाइम पे ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, लोगों को पता नहीं है गोल्ड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, किस तरीके से रहेगा। हमारी करेंसी की फ्लक्चुएशन बहुत तेजी से देखने को मिल रही है, और जो ग्लोबल कांड हो रखे हैं उस चक्कर में ये नंबर्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। बाकी वॉरेन बफेट की बात करके चले तो उन्होंने $4.3 बिलियन गूगल के अंदर डाले भाई। अभी वो छोड़ के जा रहे हैं साल के एंड में, और उनके जाने से पहले एक बड़ी इन्वेस्टमेंट डाली है उन्होंने गूगल के अंदर। शायद उनको बहुत अच्छे होप्स दिखाई दे रहे हैं गूगल के लिए। भाई कहीं ना कहीं एआई की रेस में गूगल पीछे लग रहा था, बट जैसे इन्होंने पिछले कुछ टाइम में किया है ना, ऐसा लग रहा है भाई यही तो कंपनी कर रही थी, इनको यही तो करना चाहिए था। इन्होंने अपने खुद के जीपीयू का ऑल्टरनेटेड टीपीयू बनाने शुरू कर दिए। आज एआई के अंदर इनके पास हर लेवल के ऊपर प्रोडक्ट्स है। आप एक बार इनका पूरा सूट देखना, आपको समझ में आएगा। मेरे हिसाब से वीडियो मॉडल सबसे बेस्ट इनका है, वन ऑफ द बेस्ट हम कह सकते हैं। इमेज मॉडल तो सबसे बड़ा है ही इनके पास में। इनका डीप रिसर्च इज वेरी गुड। गूगल सर्च इनके पास ऑलरेडी था। सोशल मीडिया यूट्यूब सबसे बड़ा इनके पास में है। सबसे बढ़िया ब्राउजर क्रोम इनके पास में है। सबसे ज्यादा फोन यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड इनके पास में है। तो कहीं ना कहीं अच्छे होप्स दिखाई दे रहे हैं भाई फ्यूचर ऑफ गूगल के। लेट्स सी आगे क्या देखने को मिलता है। बाकी एप्पल के अंदर इन्होंने अपने शेयर्स को कम किया है, क्योंकि इनको लगता है कि भाई एप्पल अभी उतना अच्छा काम नहीं कर रहा। थोड़ी सी होल्डिंग कम करी है, बट कम किया गया है।
बाकी डोनाल्ड ट्रम्प की बात करके चले तो अगस्त के महीने में $82 मिलियन के बॉन्ड्स खरीदे उन्होंने। अब कहा जा रहा है उन्होंने डायरेक्टली नहीं खरीदे, एक कंपनी है जो कि थर्ड पार्टी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो इनके कैपिटल को मैनेज करता है, इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बट कहीं ना कहीं जो ट्रेंड देखने को मिला है वो तो सेटिंग वाला सीन लग रहा है। देखो डोनाल्ड ट्रम्प ने 2024 के अंदर $600 मिलियन कमाए हैं, उनकी जो टोटल एसेट्स है वो $1.6 बिलियन से ऊपर जाती हुई दिखाई दी है। अब देखो बहुत अच्छी लेवल की ग्रोथ दिखाई दी है। और सबसे बड़ी बात क्या है, उन्होंने जो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किए हैं उनको कहीं ना कहीं एडवांटेज देखने को मिली है डोनाल्ड ट्रम्प के शासन के अंदर। देखो ब्रॉडकॉम के अंदर पैसा डाला, कॉलकॉम के अंदर किया, मेटा प्लेटफॉर्म्स, इंटेल, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन चेज। और अभी हमने देखा इंटेल वाला सीन तो सबसे बड़ा एग्जांपल है ना, जहाँ पे गवर्नमेंट ने इंटेल को बचाया है। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि भाई डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में ज्यादा फालतू नहीं बोलना वरना वो केस कर देते हैं। बीबीसी के ऊपर $5 बिलियन के केस की बात करी जा रही है। बेसिकली उनकी एक डॉक्यूमेंट्री आई है बीबीसी वालों की जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में बात करी गई है। जो कैपिटल राइट्स हुए थे उसके अंदर कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प का इन्वॉल्वमेंट था। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प की स्पीचेस को काटा गया है, ऐसा लग रहा है कि भाई डोनाल्ड ट्रम्प ने सारे के सारे दंगे कराए थे। इस चक्कर में डोनाल्ड ट्रम्प के लॉयर ने बोला भाई इसको हटाओ और सेटलमेंट करो वरना बहुत मोटा केस ठोकेंगे तुम पे। बाकी कुछ भी कहो, डोनाल्ड ट्रम्प से लोग तो डर रहे हैं। स्विट्जरलैंड की बात करके चले तो $200 बिलियन यूएस के अंदर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? ताकि उनका टैरिफ कम हो जाए। स्विट्जरलैंड के इंपोर्ट के ऊपर 39% का टैरिफ लगाया गया है। अब अगर ऐसा सब कुछ सही हो रहा है अब 15% कर दिया जाएगा जो यूरोपियन यूनियन का स्टैंडर्ड है। और स्विट्जरलैंड को करना क्या है, $200 बिलियन इन्वेस्ट करने हैं 2028 के एंड तक। इकट्ठे नहीं करने, टुकड़ों के अंदर कर सकते हो और एक ही जगह पे नहीं करने। तो ये फार्मा के अंदर भी डालेंगे, मशीनरी के अंदर भी डालेंगे, मेडिकल डिवाइस में भी, एरोस्पेस में भी, कंस्ट्रक्शन में भी, गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिकली बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर पैसा डालेंगे। डाइवर्सिफाइड होगा तो उतना बड़ा कांड शायद ना हो। बाकी ओरेकल की बात करके चले तो यहाँ भाई बहुत ज्यादा रिस्क दिखाई दे रहा है। $56 बिलियन का डेट लिया भाई इन्होंने। इनका जो केपेक्स है वो भी बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। $7.8 बिलियन का केपेक्स था जो कि बढ़ के $27.4 बिलियन में पहुंचता हुआ दिखाई दिया इस साल। और रीजन क्या है, वो अपना एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, डेटा सेंटर्स बना रहे हैं, उस चक्कर में सारे सारे खर्चे हो रहे हैं। अभी के टाइम पे डेट टू इक्विटी रेशियो इनका 520% का है जो कि बहुत ज्यादा हाई होता है। बाकी कॉम्पिटिटर से भी बात करके चले उसके कंपैरिजन में ये नंबर बहुत ज्यादा हाई है। तो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कंपनी बहुत ज्यादा स्पेंड कर रही है, मार्केट कैप्चर करने की कोशिश कर रही है। कंपनी के पास में $11 बिलियन पड़ा है इस टाइम पे और जो इनका करंट रेशियो है वो 0.62 पे है। दिस मीन्स अभी जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होगी, जो ब्याज ब्याज देना होगा, उसमें भी कंपनी का हाल बुरा हो सकता है। और जिन लोगों को लग रहा है ना टेक बबल फटेगा, ये होगा वो होगा, मैं कह रहा हूँ भाई टेक बबल में ये ओरेकल जैसी कंपनीज ही कांड कराएगी। जरूरी नहीं है ओपन एआई बर्बाद हो जाएगा। ओपन एआई हो सकता है वैल्यूएशन का रेट दिखाई दे, आईपीओ तो अभी नहीं निकाल रहे हैं वो। जब तक वो आईपीओ निकालेंगे मेरे हिसाब से मार्केट में शायद करेक्शन एक लेवल पे आ भी चुकी हो। जो ओरेकल कर रहा है, एनवीडिया कर रहा है ना, ये बहुत अनाफ जस्टिफाइड वैल्यूएशन है जो कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। एक बार को गूगल को, एप्पल को, इन सबको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है क्योंकि एक्चुअली प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो कि लोग यूज भी कर रहे हैं। पर ओरेकल तो बस फ्यूचर के ऊपर गेम खोल रहा है कि भाई डेटा सेंटर बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मेटा वाले समझदार है, वो कह रहे हैं कि भाई हम नहीं बना रहे डेटा सेंटर, एक नई कंपनी बनाते हैं, एक बंदे को लेके आते हैं, फिर पैसा रेज करते हैं उस कंपनी के नाम पे, उसमें अपनी कुछ इक्विटी रख लेते हैं और फिर वो कंपनी डेटा सेंटर के ऊपर काम करेगी। और कल को कुछ कांड भी हुआ तो उस कंपनी के ऊपर कांड होगा, हमारे ऊपर डायरेक्ट लाइबिलिटीज नहीं आएगी। और अगर सब कुछ सही हो गया, कोई नुकसान नहीं हुआ, जो सोच रहे हैं बबल फटेगा बबल फटेगा और बबल नहीं फटा, तो कहीं ना कहीं कंपनी के पास में जो 30% है उससे एडवांटेज भी मिलेगी। और अगर हमको डेटा सेंटर के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी तो कंपनी में 30% हमारा है तो हम ही को फायदा होने वाला है। तो मेरे हिसाब से शायद ये बड़ी कंपनीज को उतना ज्यादा फर्क ना पड़े। हाँ करेक्शन हो सकता है पर कंपनियां बंद नहीं होगी। और दूसरी साइड पे जो कंपनीज की अनाप शनाप वैल्यूएशन बढ़ी हुई डेट के ऊपर काम कर रही है ना, उनका हाल थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। बाकी भाई इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।